बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि कल मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में जो कानून साजी की गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के हवाले से अब अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि हम इस मामले को लेकर अदालत जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम इस मामले को चैलेंज करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये काला कानून है, हम इस कानून को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात शेयर करेंगे कि कल से जब से ये कानून साजी की गई है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर अपोजिशन की जमातें इस मामले को लेकर अदालत में चली जाती हैं तो फिर कितना चांस है कि अपोजिशन को फ़ायदा मिल सके। ये जो बिल पास किया गया है, ये जो कानून साजी की गई है, ये कल अदम करार दी जाए और फिर कितने चांसेस है कि अपोजिशन को अदालती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़े। तो इस हवाले से सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब की राय आपके सामने रखेंगे कि वो इस मामले पर अपनी राय का जो इजहार कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और अपोजिशन जमातों को एक तलकीन भी कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कल से 3 और भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि अपोजिशन जमातों को ईवीएम से क्या परेशानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से परेशानी है क्या। वो अपोजिशन जमातें जो ये नारा लगाती हैं कि हमारा वोट चोरी किया जाता है, हमारे वोट को इज्जत नहीं दी जाती, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर धांधली करती है, बहुत सारे सवालात उठाए जाती हैं। तो आखिर क्या वजूहात हैं कि वो ईवीएम पर भी सवालात उठा रही है। दूसरे नंबर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक दिया गया है, इस पर अपोजिशन जमातों को क्यों तकलीफ है, अपोजिशन जमातों को क्यों परेशानी है। और वो अपोजिशन जमातें जो पिछले 70 सालों से हर आने वाले जो होने वाले इंतखाब पर सवालात उठाती हैं, तो आखिर इस बार क्यों नहीं एक पेज पर इकट्ठे होकर वो इस्लाहात करना चाहती। तो बहुत सारे सवालात उठा रही हैं, इस हवाले से जायज़ा लेंगे। लेकिन आपके सामने एक ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। वो ख़बर ये है कि बिल आखिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर भी हैं, उनको रिहा कर दिया गया है 8 माह और 7 दिन बाद। उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी 11 अप्रैल 2021 को अल्लामा साद हुसैन रिजवी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, जब अप्रैल के महीने में उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था और इस्लामाबाद की जानिब उन्होंने एहतजाज जो है धरना देने का ऐलान किया था कि हम अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया जाता, पाकिस्तान से उसको नहीं निकाला जाता, तो फिर हम इस्लामाबाद धरना देंगे। बहरहाल धरना की जो तारीख थी उससे चंद दिन कबल अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। एक लंबा अरसा जो है हुकूमत और टीएलपी के दरमियान इस हवाले से झड़पें भी हुई, एहतजाज भी हुए, धरने भी हुए, सारी सूरत हाल आपके सामने है। जो लास्ट धरना हुआ जो वज़ीराबाद तक पहुंचा, तो उसके बाद हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात हुए और लंबे मुज़ाकरात के बाद जो है फिर टीएलपी के जो लोग हैं उनको भी रिहा किया गया। कुछ लोग उनकी जमात को भी कल अदम करार दिया गया था, वो भी वापस ले लिया गया। उसके बाद जो नाम 4 शेड्यूल में डाल दिए गए थे वो भी वापस ले लिए गए। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी को 16 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया जाता है। 16 अप्रैल को उनका नाम 4 शेड्यूल में डाल दिया जाता है और 11 नवंबर को बताया गया 11 नवंबर 2021 को कि 487 अफराद को 4 शेड्यूल के से निकाल दिया गया, जिसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी का नाम भी शामिल है। बहरहाल आज उनको कोर्ट लखपत जेल से रिहा किया गया है। कारकुनान उनका वेलकम कर रही हैं और पुरजोश भी हैं और आपको लाहौर की सड़कों पर इस वक्त जो है रश नज़र आ रहा होगा और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को वेलकम करने की भी तैयारियां की जा रही हैं और टीएलपी के लोग जो हैं वो जश्न भी मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर एक और भी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि आज फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन जमातों को ये दावत दी है कि आप छोड़ें, आप जो ऐलान कर रही हैं कि हम अदालत जाएंगे ईवीएम के मामले पर, ओवरसीज़ के मामले पर, तो आप आएँ, बैठें, पार्लियामेंट में बैठें और जो कमेटीज़ हैं वहाँ पर बैठें, कानून साजी करें और जो आपके जो तजवीज़ हैं, जो भी आपके तफज़ात हैं वो हमें दें, हम उनको एड्रेस भी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपको भी इस चीज़ का इदराक है, आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि अपोजिशन जमातों का जो असल मसला है, जो असल परेशानी है, वो ये नहीं है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो क्यों लेकर आ रही है। उनको असल परेशानी ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका इस्तेमाल हो जाता है, अगर ये जो बिल पास किया गया है, अगर वो किसी अदालत जाते भी हैं, वहाँ से भी उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद करार दी जाती है,
तो फिर उनको जो है शदीद तरीन धचका ये लगेगा कि जो बोगस वोट डाले जाती हैं, जो जाली वोट जो कास्ट करवाई जाती हैं, जिस तरीके से हर हल्के में जो है कुछ ना कुछ वोट जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जाती है, वो उनको शदीद तरीन धचका लगेगा। ना तो मुर्दा लोगों के वोट डलवाए जाएंगे, ना उन लोगों के वोट डाले जाएंगे जो पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं होते, और उन लोगों के अपोजिशन जमातों को शदीद तरीन तफज़ात हैं, क्योंकि अपोजिशन जमातें पिछले 70 सालों से ये कुछ करती आ रही हैं। अब एक नई डिबेट ने जो कल से जन्म लिया है, वो डिबेट अब ये की जा रही है कि पार्लियामेंट से तो कानून साजी हो चुकी है ईवीएम के मामले पर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हक के हवाले से, तो अगर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो किसी न किसी अदालत में चली जाती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में चली जाती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, या किसी भी अदालत में चली जाती हैं, तो फिर कितने चांसेस हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, उनको फ़ायदा जो है वो पहुंच पाएगा और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी अपोजिशन की जो जमातें हैं उनमें तकसीम है, उनमें इस हवाले से तफरीक है। वो अब ये सोच विचार कर रही हैं, मुशावरा जारी है कि क्या आया सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहिए, किसी अदालत जाना भी चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि अगर अदालत से भी उनको शिकस्त हो जाती है, अगर अदालत से भी उनको पसपाई हो जाती है, तो फिर अपोजिशन जमातों के लिए शदीद तरीन यह धचका होगा। एतजाज़ हसन साहब कहती हैं कि अपोजिशन जो है वो ईवीएम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकती है। इस हवाले से जो है मुशावरत जो है वो किसी न किसी सतह पर की जा रही है। इस हवाले से कहीं ना कहीं पर उनके ये बात जो है ये बहस में आ रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वो किसी न किसी अदालत चले जाती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में चले जाती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, तो रिलीफ के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग के बाद मामले में अदालती मुदाखलत नहीं हो सकती, इसकी जो है चांसेस बहुत कम है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि हम फैसला साथ हुकूमत को साथ लेकर चल रहे हैं, हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी। मरियम मौलाना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज जो हालात हैं वो उन बातों के और उन दावों के बरक्स हैं, और उनको ये समझ आ रही है कि मामला जो है वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रही हैं। और आखिर पर वो कहते हैं कि नून लीग मौक़िफ़ बदलने में देर नहीं लगती, लिहाजा तमाम लोगों को होशियार रहना चाहिए, तमाम लोगों को इस हवाले से चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेन बात ये चीज़ है जो उन्होंने इस हवाले से की है, वो ये कह रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के बाद के जो मामला है उसमें अदालती जो मुदाखलत है वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो कानून साजी हो सकती है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, अगर वो कानून साजी जो है कोई भी बिल या कानून तब अदालत जाके उसको कलअदम करार देती है जब वो आइन से मुतसादिम हो। तो अगर आइन से मुतसादिम नहीं है, जब पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, तो फिर इस मामले को अदालत जो है बहुत कम चांसेस हैं कि इस मामले को देखे। बहरहाल अपोजिशन अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को मुतमिन करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से देखते हैं कि सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है, आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब आखिर पर बात कर लेते हैं कि 3 चांसेस हैं, जो 3 चीज़ों पर डिबेट की जा रही है। 3 चीज़ों का जायज़ा ले लेते हैं कि आखिर अपोजिशन को परेशानी किस चीज़ की है। अपोजिशन को ईवीएम से परेशानी जो है, सबसे पहले तो ये परेशानी है कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल हो जाता है तो फिर अपोजिशन के जो बोगस वोट हैं, जो हर हल्के में 10 से 15 हज़ार जो वोट हैं, जिनसे जो है जिनसे लीड मारी जाती है, जिनसे जो हल्के का जो एमएनए या एमपी है उसको जीतने के लिए जब ये टूल इस्तेमाल किया जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी तो ये मामला काफ़ी संगीन हो जाएगा। मुर्दा लोगों के वोट नहीं डलवाए जाएंगे, ऐसे लोगों के वोट नहीं डलवाए जाएंगे जो मौके पर मौजूद नहीं होगा, तो अपोजिशन खासी परेशान है। दूसरे नंबर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से अपोजिशन को परेशानी इस चीज़ की है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो किसी सूरत भी हमारी करप्शन का और हमारी नाअहली और नालायकी का दिफा नहीं करेंगे। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ का है कि अगर उनको वोट देने का जो हक दिया गया है तो ये इमरान खान को फ़ायदा होगा, हमें नुकसान होगा। तीसरे नंबर पर यह सूरत हाल भी हो सकती है, जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन की जो इलेक्शन थी, अपोजिशन ये चाह रही थी कि अब जो इलेक्शन कमीशन है उस पर देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या इस पर अपनी क्या वजाहत देता है, क्या इस पर उसका बयान आता है, इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि वजह ये है कि अपोजिशन किसी सूरत भी ये तैयार नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात करवाए जाएँ। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इंतखाबी इस्लाहात में पार्लियामेंट में या फिर कमेटीज़ में बैठकर अपोजिशन
हुकूमत का साथ नहीं देती तो ये फिर नारे क्यों लगाए जाते हैं कि हम वोट को इज्जत देती हैं, हमारा वोट चोरी किया जाता है, हमारे वोट के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारा वोट जो है वो मैनेज किया जाता है, फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर मलबा डाला जाता है। तो फिर परेशानी फांसी है कि असल वजूहात कुछ और हैं, और वो वजूहात ये हैं कि जिस तरीके से अपोजिशन जमातें बैलेट बॉक्स चोरी करती हैं, धांधली करती हैं, पोलिंग स्टेशन पर जो है बदमाशी की जाती है, जिस तरीके से वोट चोरी किया जाता है, वो रास्ता अब बंद होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें किस कदर अपोजिशन को कामयाबी मिलती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। एतजाज़ अहसन साहब की राय बड़ी वैलिड है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी रूलिंग के बाद जो अदालती मुदाखलत है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। बहरहाल आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनको पहली मरतबा वोट देने का पाकिस्तान में हक दिया गया है और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम भी तब्दील हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।